Good morning everyone. So dear students, I welcome you all to my smart learning classes. तो आज जो है हम जो भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है उसको हम क्या करेंगे, रिकैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम और हेल्प बुक्स के का यूज़ करते हैं और मेनली हम उनका ही यूज़ करते हैं, बट मेन चीज़ क्या है, हमें क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना है और फिर हेल्प के लिए हमें डिटेल में अगर हमने उसको कॉन्सेप्ट में जाना है तो हम जो हेल्प बुक्स को का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको आज यहाँ पर जो है रिवाइज करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। ओके, सो दिस वाज अवर यूनिट 1, द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमने स्टार्ट किया था, तो सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट्स क्या होती हैं, इन विच पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ओके, और इसमें हमने डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस वो लोअर क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होती हैं, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, एंड देन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पार्टिकल्स तभी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। और जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कर्नल्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड they can only oscillate about their mean position except mobile electrons. मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पर एक थोड़ा सा ऐड कर लेंगे हम इसमें कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ करके बाकी पार्टिकल्स जो है वो अपनी पोजीशन पर रहते हैं। एक्चुअली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दे यूज टू मूव। देन दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें जो है वो सॉलिड्स की करनी है। देन क्लासिफिकेशन में ये आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर देयर, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, क्रिस्टलाइन में वी आर हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट है। और यहाँ आप देख रहे हो अमॉर्फस में कैसी है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इसीलिए इनको हम क्या बोलते थे, दे आर ट्रीटेड एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, और इनको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। ओके, नाउ इनके बीच में डिफरेंस करना है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको उस दिन समझाने की कोशिश की थी, दैट वाज एन आइसोट्रॉपी। ठीक है, इसको आपने अगर डिटेल में फिर से समझना है तो आप जो है वो यू कैन वॉच माय प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, लेक्चर 1 में आई थिंक मैंने इसको आपको बताया था। सो नाउ हियर इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एन आइसोट्रॉपी। ठीक है, ये आज का लेक्चर बेटा आपकी रिवीजन के लिए है। ओके, सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। नाउ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, शेप। आपको इसी तरह से इसको समझना भी है और एग्जाम में भी अगर आता है तो इसी तरह से लिखना है जैसा इसमें दिया होता है। शेप, कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योमेट्रिकल शेप होती है, दे हैव रेगुलर शेप, मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एकदम से टेम्परेचर जैसे ही पहुंचता है वो मेल्ट हो जाता है। एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। क्लीवेज प्रॉपर्टीज, जब हम काटते हैं इसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम काटते हैं तो जैसे मक्खन की टिक्की कटती है इक्वल प्लेन्स में, उस तरह से ये कटता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड से इरेगुलरली कट होता है। जैसे हम इरेजर है, सपोज इरेजर जो होता है रबड़ मिटाने वाला, अगर हम उसको जो है काटते हैं तो वो कैसा होता है, वो मतलब स्मूथली नहीं कटेगा, वो उसमें जो है वो इरेगुलरिटी आएगी। हीट ऑफ फ्यूज़न, हीट ऑफ फ्यूज़न और एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर जा करके सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, फ्यूज़ हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो हीट ऑफ फ्यूज़न जो है यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू होती है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होगी, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, ये धीरे धीरे करके मेल्ट करते हैं। देन एनाइसोट्रॉपिक नेचर, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक, एमॉर्फस आर आइसोट्रॉपिक। इनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स, एंड दे आर ट्रीटेड एज स्यूडो सॉलिड्स। एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। एंड मैं इसकी बात कर रहा था इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चंस आप सभी जो है वो इनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो टाइप्स थी वो हमने की थी, अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको जो है वो इसमें टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बताया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, molecular solids, ionic solids, metallic solids, and then we are having covalent or network solids.
सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इस तरह से हम जो है इसको लिख के ईजिली याद कर सकते हैं। ओके, कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होते हैं, दे आर कंप्लीट मॉलिक्यूल्स। देन जो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक है, वो नॉन पोलर में डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस, पोलर में डाइपोल डाइपोल, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दीज आर द एग्जांपल्स। आर्गन CCl4 जो है वो आपके पास नॉन पोलर, देन HCl एंड सल्फर डाइऑक्साइड एग्जांपल ऑफ पोलर, देन H2O, water is hydrogen bonded. Now physical state, they are soft and hydrogen bonded solids are hard. Conductivity, they all are insulators. Molecular solids are insulator, they are not good conductor of electricity. Then मेल्टिंग पॉइंट्स, नॉन पोलर का बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि बाकी सबका फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो मतलब इसके कंपैरिजन में हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन आयनिक सॉलिड्स में आयंस होंगे जैसे कि NaCl, MgO, ठीक है, इनमें जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दे आर हार्ड एंड कंडक्टिविटी, दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट। इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में। देन मेल्टिंग पॉइंट्स आर क्वाइट हाई। मेटालिक में कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और इनमें बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है, दैट इज़ मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं वो हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। ये हार्ड होती हैं, मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन देयर मोल्टन स्टेट। देन फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोवलेंट सॉलिड्स में एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कोवलेंट बॉन्ड उनके बीच में होता है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। एंड देन दे आर वेरी हार्ड, सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। सॉफ्ट जो है जैसे कि ग्रेफाइट का एग्जांपल हमने किया था। देन जो हमारे पास ये बाकी सभी जो है वो इंसुलेटर हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लिए मैंने आपको समझाया था कि ये जैसे ग्रेफाइट है, ये क्या है, डायमंड है, इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp3, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में यूज़ हुए हैं। जबकि इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो एक कार्बन है वो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। सो इट हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। डायग्राम पे चलते हैं डायरेक्टली, डायग्राम से हमें ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। दिस इज स्पेस लैटिस, यानी कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इसका सबसे छोटा हिस्सा जिसको हम रिपीट करते जाए इन 3 डायमेंशन तो पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक वॉल है, वॉल जो है वो क्या है, वॉल इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जो पूरी की पूरी वॉल है उसको हम स्पेस लैटिस बोल सकते हैं, और एक जो सिंगल ब्रिक है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, एज यूनिट सेल। ओके, तो ये हमने जो है स्पेस लैटिस, तो स्पेस लैटिस क्या है, स्पेस लैटिस इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन विल गिव कंप्लीट स्पेस लैटिस। नाउ हियर characteristics of space lattice, each point represents one characteristics, each point represents one constant particle. First point. Second point, the center of the constant particles are joined by straight lines to find out the exact symmetry and geometry of the molecule. Okay, and the space occupied by these constant particle is called as crystal site or space lattice site. Okay, ये जो यूनिट सेल है उसके ये पैरामीटर्स होते हैं बेटा, इसको ध्यान में रखना है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एंड रिमेंबर दैट along x axis the distance is treated as edge length is treated as b, और y की तरफ को a और z की तरफ को c माना जाएगा। ये आपके पास जो है दैट इज फिक्स्ड। ओके, क्योंकि क्यूबिक में तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, बट जो और हम यूनिट सेल्स पढ़ते हैं उनमें ये सारी साइड्स इक्वल हों ऐसा नहीं होता है। एंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस यानी कि बी एंड सी दैट विल ऑलवेज बी अल्फा, एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंड गामा विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो नाउ बेस्ड ऑन दिस, अगर हम एक, ये तो पैरामीटर्स हैं इसके बारे में भी हम और स्टडी करेंगे, बट मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल, दैट unit cell are of 2 types, primitive unit cells and centered unit cell. primitive unit cells कौन से होते हैं, जिनमें constant particles present only at the corners, सिर्फ कॉर्नर पर ही हमारे पास constant particles present होते हैं।
देन सेंटर्ड यूनिट सेल में व्हाट डू वी हैव? सेंटर्ड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज they will occupy some other place in the unit cell. जैसे बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ये डायग्राम से हमें शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो हम इसमें थोड़ा हैंग हो गया था. यस, तो ये बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, तीन तरह के मैंने आपको कल भी समझाए थे. डायग्राम में हम इसको देखेंगे, डायग्राम से हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. ये है एक और हमारे पास इसमें डायग्राम है ये. देन वी आर हैविंग दिस, ये, यस, दिस वन इज प्रिमिटिव टाइप. कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स. इनको मैं से जोड़कर जो है इस तरह से शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन से जोड़ के इस तरह से शो करते हैं. ओके, देन ये बॉडी सेंटर्ड है. ये देखिए कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर भी हैं और सेंटर में भी एक कांस्टेंट पार्टिकल पड़ा हुआ है. यहाँ पर जो यहाँ कॉर्नर पे कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे को नहीं जुड़ रहे हैं. ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये जो है वो बॉडी सेंटर्ड है. एंड देन वी आर ऑल्सो हैविंग दिस फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर भी होते हैं एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. हर फेस के सेंटर पर भी कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये इस तरह से अरेंजमेंट होगी. एंड देन ऊपर चलते हैं वापस, जो एक एंड सेंटर्ड है वो भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा. एक्चुअली इन दिस केस ये देखिए, ये सिंपल यानी कि प्रिमिटिव टाइप, दिस इज बॉडी सेंटर्ड, दिस इज फेस सेंटर्ड, एंड देन अगेन वी आर हैविंग दिस टाइप. ये टाइप जो है वो थोड़ा अच्छे से समझे. इसमें कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है एंड एट द सेंटर ऑफ फेस अलोंग वन एक्सिस के अलोंग जो है वो फेस के सेंटर पर कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. तो इसको हम बोलेंगे एंड सेंटर्ड. दिस इज स्टेटेड एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. नाउ जो यूनिट सेल्स हमने यहाँ पे पढ़े थे, तो यूनिट सेल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स, यहाँ तक हमने जो है वो कल स्टडी किया था. एक छोटा सा हम इसमें और यहाँ पर जो है एक्सटेंड करेंगे इस टॉपिक को. जो यूनिट सेल्स हमने पढ़े थे ये आपके पास आ गया. दिस इज यूनिट सेल शोइंग यूनिट सेल पैरामीटर्स B, C, A, alpha, beta and gamma. So on the basis of these parameters ये आपके पास जो है हमारे पास सेवन टाइप ऑफ यूनिट सेल्स एग्जिस्ट करते हैं. क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक. ओके, सो ये जो 7 टाइप है ये सिंपल हमारे पास इसमें अरेंजमेंट बताई. इनके फर्दर जो टाइप्स हैं इसमें जो डिफरेंस है ये आप यहाँ से देख सकते हैं. जैसे क्यूबिक है उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. टेट्रागोनल में ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी. ओके, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री. ऑर्थोरोम्बिक में ऑल साइड्स आर अनइक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री. तो फर्स्ट 3 इस तरह से याद करेंगे. CTO क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इनमें तीनों साइड्स जो है इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 ऑल्सो. देन जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एक्सिस, इसमें ऑल लेंथ्स आर इक्वल, इसमें थर्ड इक्वल नहीं है, इसमें जो है वो ये इक्वल
कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आगे जो है वो हम इसमें देख सकते हैं। तो ये 7 टाइप्स जो हमारे पास यूनिट सेल्स हैं, इनके फर्दर जो है वो दे आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। इनके जो प्रिमिटिव के फर्दर क्लासिफिकेशन जो बनेगी, जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक में हमारे पास आता है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो क्यूबिक के कितने बने 3। वैसे ही टेट्रागोनल के कितने बने, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। ओके, सो इसके कितने बने 2। देन सिमिलरली जो ऑर्थोरोम्बिक होता है, रिमेंबर ऑर्थोरोम्बिक में सारी की सारी 4 जो अरेंजमेंट्स है वो एग्जिस्ट करती है, सिंपल यानी कि प्रिमिटिव टाइप, एंड देन एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। देन सिमिलरली जो मोनोक्लिनिक फॉर्म है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में हमारे पास जो है प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन ये जो बाकी हमारे पास बचते हैं, ठीक है, सो दे आर हैविंग हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, दिस रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। इनमें सिंपल प्रिमिटिव टाइप ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको अगर हम टोटल मिला करके सभी को काउंट करें, ठीक है, तो ये कितने बनते हैं 14। कितने बनेंगे 14। तो ये जो 14 होते हैं, 14 क्रिस्टल सिस्टम होता है, इनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर नेम्ड एज ब्रेविस लैटिसेस। कई बार पूछते हैं कि ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट है, यानी कि जो टोटल अगर हम सिंपल यूनिट सेल्स देखें तो कितने टाइप के हैं, 7 टाइप्स के। फिर उनके जो फर्दर टाइप्स हैं उन सभी को ऐड कर दें तो टोटल कितने बन जाएंगे 14। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन था ब्रेविस, उसने जो है वो अरेंजमेंट्स बताई थी कि कितनी तरह की अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं। सो देयर आर 14 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल। दैट मीन्स जो भी हमें जो है कोई भी सॉलिड मिलता है नेचर में, उसकी शेप इनमें से ही किसी ना किसी से मिलती जुलती होगी। तो इनको हम नाम देते हैं ब्रेविस लैटिसेस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाकी हम जो है मैं इवनिंग में एक और लेक्चर आपको जो है पोस्ट करूँगा, ओके, अपलोड करूँगा। तो आप जो है ये वाला लेक्चर अच्छे से स्टडी करें। ये थोड़ा रिकैप करना ज़रूरी होता है थोड़े टाइम के बाद। एंड रिमेंबर, थोड़ा थोड़ा करके ही चैप्टर जो है तैयार होगा। दीज आर कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स। ओके, 3 डायमेंशनल माइंड रखना पड़ता है, 3 डायमेंशनल हमारी अप्रोच होनी चाहिए, तब हम इनको समझ सकते हैं। दैट्स वाई मैंने NCERT की बुक से आपको डायग्राम्स वगैरह इसमें समझाए। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून, बाय।